हेलो फ्रेंड्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में, कलेक्शन ऑफ डाटा। इसका फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट अपलोड हो चुका है। जिसने भी अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, पहले उन्हें कंप्लीट करें तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था पार्ट 1 में, एंड क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 11 तक किया है पार्ट 2 में। अब पार्ट 3 में हम इसको कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को। ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। देखिए, हमने सबसे पहले ही स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारा एक होता है प्राइमरी डाटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के 4 मेथड्स थे जो हमने बहुत अच्छे से डिटेल में कवर अप किए हैं। अब हम करेंगे कि सेकेंडरी डाटा के कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से हमें मिलता है। सेकेंडरी डाटा होता क्या है, पहले मैं आपको बता देती हूँ। सेकेंडरी डाटा का मतलब ये होता है कि ऐसा डाटा जो पहले से ही किसी इंस्टीट्यूशन ने या गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया हुआ होता है, और हम जिसको भी वो डाटा चाहिए वो जाता है, सिर्फ ओरली बातचीत करके उस डाटा को क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। तो वो होता है सेकेंडरी डाटा। मतलब खुद से वो उस डाटा, जो खुद से जाकर के वो डाटा कलेक्ट नहीं करता, वो ऑलरेडी डाटा कलेक्ट होता है, सिर्फ जाके उसका वो यूज़ करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताए हैं देयर आर 2 मेन सोर्सेज हैं सेकेंडरी डाटा जहाँ से हमें मिलता है। एक होता है आपका पब्लिश सोर्सेज और दूसरा होता है अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड यानी कि जो पूरे तरीके से पब्लिश कर दिया गया है टीवी, रेडियो, मैगजीन्स वगैरह के थ्रू, और अनपब्लिश्ड का मतलब है ऐसा डाटा जो पब्लिश नहीं किया जाता है। लेकिन ये दोनों ही सेकेंडरी डाटा के ही पार्ट हैं। तो चलिए हम एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर पब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। ठीक है, सेकेंडरी डाटा के पब्लिश्ड सोर्सेज कौन कौन से हैं। सबसे पहला है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। देखिए, गवर्नमेंट भी अपना डाटा क्या करती है, पब्लिश करती रहती है। मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है इन इंडिया, पब्लिश अ वेराइटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज देयर रूटीन एक्टिविटी। मतलब जो भी उनका डेली जो रूटीन एक्टिविटी होती है उससे रिलेटेड वो अपना डाटा, स्टैटिस्टिकल डाटा क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। एज दीज आर पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा ही पब्लिश्ड होता है। डाटा आर फेयरली रिलायबल, और जो ये डाटा होता है ऐसा नहीं है कि ये रॉन्ग होता है, ये बहुत अच्छा, मतलब ऐसा होता है जिसके ऊपर आप पूरे तरीके से विश्वास कर सकते हो। रिलायबल होता है, बहुत अच्छा एक्यूरेट होता है। ठीक है, सम ऑफ द नोटेबल गवर्नमेंट पब्लिकेशंस ऑफ ऑन स्टैटिस्टिक्स आर। अब कौन कौन सी जो गवर्नमेंट हमें अपना डाटा क्या करती हैं, पब्लिश करती हैं। सबसे पहले स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया। एनुअल सर्वे होता है किसका, इंडस्ट्रीज़ वगैरह का, भाई जैसे चीनी मिल संघ है, ठीक है, उसका सर्वे होगा, वो अपना डाटा क्या देगी, पब्लिश कर देगी। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमें बताया जाता है कि कितना इस बार प्रोडक्शन हुआ, कितना हमने एक्सपोर्ट किया, क्या कॉस्ट रही है, किस प्राइस पे ये बेचा जाएगा। मतलब ये सारी जो डिटेल है हमें यहीं से मिलती है। ठीक है, दूसरा होता है आपका सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। अब सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में कौन कौन सी आती हैं, जो भी आपकी इसमें बता रखा है सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ कौन कौन सी हैं पहले पता होना चाहिए। म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड मेट्रोपॉलिटन काउंसिल पब्लिश डाटा रिलेटिंग टू। अब ये किस किस चीज़ से हमें डाटा देती हैं ये आपको पता होना चाहिए। पहला होता है एजुकेशन से रिलेटेड बताती हैं, हेल्थ, बर्थ कितना है, डेथ कितनी है, इस तरीके से हमें ये अपना पूरा डाटा क्या करती हैं, पब्लिश करती हैं। हिंदी में आपने सुना होगा जो नगर पालिका वगैरह कहते हैं। दीज डाटा आर ऑल्सो फेयरली रिलायबल एंड यूज़फुल, और ये डाटा भी पूरे तरीके से रिलायबल होता है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होता है। थर्ड है रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस। जो भी कमिटीज़ होती हैं उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं उनमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट डाटा होता है जो वो पब्लिश करते हैं। कमिटीज़ एंड कमीशंस अपॉइंटेड बाय द जो गवर्नमेंट ऑल्सो फर्निश अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन देयर रिपोर्ट्स। मतलब इनकी रिपोर्ट्स में भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल डाटा हमें मिलता है।
कौन कौन सी हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन है वो अपना डाटा देती हैं, मोनोपोलीज कमीशन है, प्लानिंग कमीशन जो है, ठीक है, आर सम ऑफ द नोटेबल कमीशंस इन इंडिया विच सप्लाइड डिटेल स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन देयर रिपोर्ट्स। तो इनकी रिपोर्ट्स में हमें बहुत इंपॉर्टेंट डाटा मिल जाता है जो वो क्या करती हैं, पब्लिश करती हैं और हमारे लिए बहुत यूज़फुल भी होता है। नेक्स्ट है फोर्थ, पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस। इसमें कह रहा है कि जो बड़े बड़े ट्रेड एसोसिएशंस होते हैं वो भी अपना अपना डाटा क्या करते रहते हैं, हमें पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे बताया सम ऑफ द जो बिग ट्रेड, जैसे मैंने अभी आपको बताया शुगर मिल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बता भी रखा है, देखो शुगर मिल्स एसोसिएशंस पब्लिश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शुगर मिल्स इन इंडिया, कि भाई कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हर चीज़ से रिलेटेड हमें अपना जो ये स्टैटिस्टिकल डाटा है वो पब्लिश करती हैं। जर्नल्स एंड जो पेपर्स होते हैं, मैनी न्यूज़पेपर जैसे इकोनॉमिक टाइम्स एज वेल एज मैगजीन्स होती हैं, कॉमर्स, फैक्ट्स, ये इन सब में भी हमें स्टैटिस्टिकल डाटा देखने को मिलता है जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट आपका है पॉइंट नंबर 6, सॉरी इसमें हाँ 6 है, पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। इसमें है यानी कि जो इंडिविजुअल जो पर्सन होते हैं, जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन वगैरह हैं इंडिविजुअल, वो भी अपना डाटा क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर देते हैं। तो इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर्स also sometimes publish their research work containing some useful statistical information। and last ये है 6 के बाद ये पॉइंट नंबर 7 है आपका, इंटरनेशनल जो पब्लिकेशंस हैं वो भी अपना डाटा हमें बताती हैं, पब्लिश करती हैं। कौन कौन सी हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे UNO है, ठीक है, IMF है, ठीक है, इंटरनेशनल मनी फंड, वर्ल्ड बैंक, ILO, फॉरेन गवर्नमेंट, ये सारे हैं, ठीक है, ये भी हमें अपना अपना डाटा क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो ये बताया दीज आर यूज्ड एट सेकेंडरी डाटा, तो इन सब ने अपना डाटा पब्लिश किया, तो ये हमारे लिए, और हमने सिर्फ इस डाटा को लेकर के इसका यूज़ कर लिया, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, सेकेंडरी डाटा बन गया। खुद जाके कलेक्ट करते तो वो प्राइमरी कहलाता। अब कुछ इसमें बताया है सम ऑफ द अनपब्लिश्ड सोर्सेज भी हैं जो अपना डाटा पब्लिश नहीं करते हैं लेकिन हम उनसे ले सकते हैं। क्या है, देयर आर सम अनपब्लिश सेकेंडरी डाटा एज वेल, वैसे ये नहीं आता एग्जाम में, पब्लिश ही आता है। दीज डाटा आर कलेक्टेड बाय द, ये भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कलेक्ट होता है और अदर जो भी है, जनरली फॉर देयर सेल्फ यूज़, अपने यूज़ के लिए या ऑफिस रिकॉर्ड के लिए ये डाटा रखते हैं। दीज डाटा आर नॉट पब्लिश, ये पब्लिश नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है, तो ये भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं किसकी तरह, सेकेंडरी डाटा के फॉर्म में इस डाटा का हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि व्हाट प्रिकॉशंस आर नेसेसरी टू यूज़ सेकेंडरी डाटा। देखिए, जब हम प्राइमरी डाटा का यूज़ करते हैं तो वो तो हमने खुद से कलेक्ट किया होता है, तो उसमें हमें उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर, उसकी एक्यूरेसी के ऊपर कोई हमें डाउट नहीं होता है। बट यहाँ पे सेकेंडरी डाटा का यूज़ करते टाइम ये कह रहा है क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, वो बोल रहा है कि आपको बतानी है कौन कौन सी सावधानियाँ, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि जो डाटा है वो रिलायबल है या नहीं है, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। द डाटा आर सुटेबल फॉर द पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी, जो भी हमारा पर्पज़ है, जिस पर्पज़ के लिए हमें डाटा कलेक्ट करना है, क्या उस पर्पज़ को ये डाटा पूरे तरीके से फुलफ़िल कर पा रहा है, सुटेबल है ये। दी डाटा आर एडुकेट, मतलब पूरे तरीके से पर्याप्त है, पूरा है, कंप्लीट है। ये सब तीनों चीज़ें चेक कर लेने के बाद कि अगर वो डाटा रिलायबिलिटी भी है, उसमें सूटेबिलिटी भी है, एडिक्वेसी भी है, अगर ये तीनों चीज़ें उसमें मिल जाती हैं तो कुछ और भी चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या, सबसे पहले नंबर 1 आता है एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ध्यान से समझना, फर्स्ट टाइम किसी ने कलेक्ट किया होगा, हम तो उसको सेकेंडरी फॉर्म में उसको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि जब डाटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया था
तो उस टाइम पे कलेक्ट करने वाले जो इन्वेस्टिगेटर थे, जो न्यूमरेटर थे, उनकी कैसी एबिलिटी थी, वो स्किल्ड थे या नहीं थे, उन्हें एक्सपीरियंस था या नहीं था, वो ट्रेंड थे या नहीं थे, ठीक है, वो स्पेशलाइज्ड थे या नहीं थे। तो ये सब चीज़ें हमें चेक कर लेनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें उस इन्वेस्टिगेटर में थी जिसने डाटा कलेक्ट किया है, तो हमें उन डाटा को लेकर के उसका यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ हमें सेकेंडरी फॉर्म में वो डाटा यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। ये कह रहा है कि जैसे जब फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट किया गया था तो उस टाइम पे उनका क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या पर्पस था। भाई जैसे मान के चलो एक टीचर है, आपकी क्लास टीचर ने मार्क्स बच्चों के कलेक्ट किए, सबके देखे, लिस्ट बनाई, रिज़ल्ट निकालना है कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, ठीक है, ये पर्पस था, तो मार्क्स कलेक्ट किए। अब इकोनॉमिक्स का टीचर आया, उन्हें सिर्फ इकोनॉमिक्स के मार्क्स चाहिए, और वो इसलिए चाहिए, उन्हें ये देखना है कि जो क्लास में बच्चे लॉ हैं उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करनी है। तो वो क्या होगा, पर्पस तो अलग है बट काम वही है, मार्क्स उन्हें भी चाहिए, तो वो क्या करेगा, मार्क्स लेगा और यूज़ कर लेगा। तो वही सेम चीज़ कह रहा है यहाँ पे कि हमें पहले अपना ऑब्जेक्टिव देखना चाहिए कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव पहले वाले ऑब्जेक्टिव से मैच करता है, हमें लग रहा है कि ये डाटा हमारे लिए यूज़फुल है, तो हमें यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ हमें सेकेंडरी डाटा की फॉर्म में उस जो डाटा है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। नंबर थर्ड, मेथड ऑफ कलेक्शन। देखिए जब प्राइमरी डाटा, जब फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट किया गया था तो कुछ मेथड्स यूज़ किए गए होंगे। अब वो मेथड आप बहुत अच्छे से डिटेल में मैं करा चुकी हूँ आपको फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में। 4 मेथड्स थे प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के। अब 4 मेथड में आपने ये भी देखा कोई रिलायबल था, कोई नहीं था, किसी में एक्यूरेसी थी, किसी में नहीं थी, किसी में रिलायबिलिटी थी, किसी में नहीं थी, किसी में इम्पार्शलिटी थी, किसी में पर्सनल बायस था, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो सब चीज़ें हमें पहले चेक करनी चाहिए कि जब फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट किया गया था तो उस टाइम पे कौन सा मेथड अप्लाई किया गया था। अगर उस टाइम पे जो मेथड अप्लाई किया था वो ओरिजिनल था, एक्यूरेसी था, कोई पर्सनल बायस नहीं था, अगर ऐसी सब चीज़ें थी तो हमें सेकेंडरी फॉर्म में वो डाटा ले लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन, हमें ये भी चेक करना चाहिए कि जब फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट किया गया था तो कैसा टाइम था, कैसी कंडीशन थी। जैसे अगर वॉर मतलब युद्ध चल रहा है, युद्ध के टाइम कोई डाटा कलेक्ट कर रहा है तो वो क्या होगा, वो उतना रिलायबल नहीं होगा जितना शांति के दिनों में जो डाटा कलेक्ट किया गया है वो उतना रिलायबल होगा। तो ये कह रहा है कि हमें फर्स्ट टाइम जब डाटा कलेक्ट किया गया था तो कैसा टाइम था, बहुत पुराना डाटा होगा तो भी हमें यूज़ नहीं करना, कंडीशन नॉर्मल नहीं रही होगी तब भी यूज़ नहीं करना। तो इन सब चीज़ों को भी हमें चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ द यूनिट का मतलब ये है जिस सेंस में फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट किया गया था, जिस मीनिंग को लेके डाटा कलेक्ट किया था, अगर अभी भी हमें लगता है वही हमारा मीनिंग है, वैसा ही हमारा पर्पज़ है, तो हमें अपना डाटा वो ले लेना चाहिए, अदरवाइज़ छोड़ देना चाहिए। एक्यूरेसी, ये कह रहा है कि हमें ये चेक करना चाहिए कि हमें कितनी एक्यूरेसी की ज़रूरत है। मान के चलो जब फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट किया गया था तो हाई एक्यूरेसी नहीं देखी गई थी, नॉर्मल एक्यूरेसी को ध्यान में रखा था, लेकिन इस टाइम पे हमें ज़रूरत है हाई एक्यूरेसी की, तो हमें उस जो डाटा है उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए और उस टाइम पे ज़्यादा एक्यूरेसी को ध्यान में नहीं रखा गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 14 किया जिसमें हमने ये देखा कि सेकेंडरी डाटा का यूज़ करते टाइम क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है व्हाट आर इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डाटा एज पब्लिश्ड, मतलब जो डाटा पब्लिश किया जाता है उसके बताने हैं व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टाइप्स है कुछ, वो है सेंसस ऑफ इंडिया एंड रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ NSSO। मतलब ये दो हैं, सेंसस ऑफ इंडिया है, रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ NSSO है। इनकी रिपोर्ट्स में हमें बहुत सारा डाटा देखने को मिलता है जो पब्लिश किया जाता है और जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल भी होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन से हैं
टू इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं सेकेंडरी डाटा के, जो हमें अपना डाटा, एक तो हम कर चुके हैं कई सारे जो अभी अपने पब्लिकेशंस जो देखे जो अपना डाटा पब्लिश करते हैं, कुछ दो और बता दिए, सेंसस ऑफ इंडिया एंड रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। अब देखिए सेंसस ऑफ इंडिया क्या है। सेंसस ऑफ इंडिया क्या होता है, हर 10 साल में पब्लिकेशन लिखा भी हुआ है यहाँ पे, डिकेन्युअल पब्लिकेशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ पब्लिश्ड बाय रजिस्टर्ड जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, मतलब सेकेंडरी डाटा का ये एक बहुत बड़ा सोर्स है जहाँ से हमें बहुत इम्पॉर्टेंट डाटा मिल जाता है। इट रिलेट्स टू पॉपुलेशन साइज। अब ये बताया ये किस किस चीज़ से रिलेट है, ये है पॉपुलेशन के साइज से कि भाई कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, किस रेट से बढ़ रही है, एंड द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोग्राफिक चेंजेस। अब डेमोग्राफिक चेंजेस में आपको पता है कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, भाई बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, ठीक है, हेल्थ वगैरह का, मतलब बहुत इसमें ये आ जाता है डेमोग्राफिक के अंदर चेंजेस इन इंडिया। ब्रॉडली इट इंक्लूड्स स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। कुछ और भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है जो हमें यहाँ पे सेंसस ऑफ इंडिया से मिलती हैं। क्या क्या, साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। देखिए कई सारी चीज़ आ गई। साइज़ मतलब पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो कितना मतलब बढ़ता जा रहा है। ग्रोथ रेट आप ये कहेंगे कि जो हमारा जो विकास हो रहा है, जो ग्रोथ हो रही है कंट्री की, वो किस रेट से हो रही है, कितनी हो रही है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस, ठीक है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशंस, मतलब पॉपुलेशन के ऊपर ही है ये मेनली। सेक्स कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, स्टेट ऑफ लिटरेसी, लिटरेसी के बारे में भी। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है हमें कहाँ से मिलती हैं, सेंसस ऑफ इंडिया से, ठीक है। अब सेकंड आ जाता है कौन सा, सेकंड है आपका रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। अब देखिए रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस, ये NSSO की फुल फॉर्म है। ये N मतलब नेशनल, सैंपल S हो गया, S मतलब सर्वे, O मतलब ऑफिस। तो ये कह रहा है कि जो रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस हैं किसके, NSSO के, इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा इन इंडिया। तो ये दूसरा सोर्सेज है सेकेंडरी डाटा का जहाँ से हमें बहुत इम्पॉर्टेंट डाटा मिल जाता है। NSSO is a government organization under the Ministry of Statistics and Program Implementation, ठीक है। ये बता दिया किसके अंडर में है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन अब ये क्या कंडक्ट करती है बताया, रेगुलर सैंपल सर्वे टू कलेक्ट बेसिक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ वेराइटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपकी कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन होती है ये कंडक्ट करती है, रेगुलर सर्वे चलता है इनका, किस चीज़ का, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो रिलेट किससे करती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि भाई जो भी चीज़ें मनी से रिलेटेड होती हैं वो होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी इन रूरल एज वेल एज अर्बन पार्ट्स ऑफ द कंट्री। रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन में भी, गाँव में भी और शहरों में भी ये अपना सैंपल सर्वे करती है। अब बताया भी हुआ है कि यहाँ पर 69th राउंड ऑफ NSSO हुआ। कब हुआ सर्वे, जुलाई से दिसंबर 2012 में हुआ। किस चीज़ के ऊपर हुआ था, देखिए ड्रिंकिंग वाटर, भाई पीने की व्यवस्था कैसी है पानी की, सैनिटेशन, हाइजीन, हाउसिंग कंडीशन कैसी है, कितने झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, लिखा है ना, स्लम कंडीशन कैसी है, ठीक है। ब्रॉडली रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ NISO कवर, ये है आपका स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस। अब देखिए ये कुछ चेंजेस हैं जिनके ऊपर भी वो अपना फोकस करती है। क्या क्या चीज़ है, लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग्स वगैरह में कितने हैं,
हाउसिंग कंडीशन कैसी है, माइग्रेशन कितने लोग कर रहे हैं यहाँ से, विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन स्लम ड्वेलर्स, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताती है कितने लोग रोज़गार हैं, कितने बेरोज़गार हैं इंडिया में। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कैसा चल रहा है, इंक्लूडिंग लेवल एंड पैटर्न ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑफ डाइवर्स कैटेगरीज ऑफ द पीपल, अलग अलग कैटेगरीज का, अपर लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, सभी का वो अलग अलग ये देखती है कि खर्च करने का पैटर्न क्या है, अपर कितना करता है, मिडिल कितना करता है। सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया, सभी का मतलब हाउस होल्ड जो इनकम है उसके क्या क्या सोर्स हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सेंसस ऑफ इंडिया और ये NSSO जो है आपको ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट डाटा देता है एक सेकेंडरी फॉर्म के, उसमें हमें डाटा मिल जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ एरर्स इन द कलेक्शन ऑफ डाटा। ये कह रहा है कि जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो क्या क्या एरर हो सकते हैं, क्या क्या मिस्टेक हो जाती हैं, वो बतानी है आपको। तो पहला है एरर्स रिलेटेड टू द मेज़रमेंट। ये कह रहा है कि जब हम कोई चीज़ मेज़र करते हैं तो मेज़र करते टाइम एरर आ जाता है। जैसे मान के चलिए क्लास में सभी की हाइट मेज़र करनी है तो एरर आ सकता है। कैसे, मान के चलिए जो अलग अलग न्यूमरेटर है वो अलग अलग क्या करेंगे, मेज़रमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है, अलग अलग स्केल का यूज़ करेंगे तो अलग अलग मेज़रमेंट निकालेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि मान के चलिए जो न्यूमरेटर है कर एक ही स्केल का यूज़ रहे हैं बट डिफरेंट उनके जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट आ रही हैं। तो इस तरीके से बताया कि मेज़रमेंट में भी क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। सेकंड है एरर्स अकरिंग ड्यू टू रॉन्ग रिस्पॉन्सेज। ये कह रहा है एरर अकरिंग ड्यू टू रॉन्ग रिस्पॉन्सेज सिंपली बिकॉज द रिस्पोंडेंट्स आर नॉट एबल टू हैंडल अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस प्रीसियसली। यानी कि कहने का मतलब है जब हम कोई एक क्वेश्चन आयर रेडी करते थे और उसको मेल करते थे, क्वेश्चंस के आंसर पूछते थे, तो अगर रिस्पोंडेंट जो है, इंफॉर्मेंट्स जो है, हमें अपना आंसर जो बताएंगे, अगर वो उस क्वेश्चन आयर को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपना रॉन्ग आंसर देंगे, तो जिस वजह से एरर आ जाता है। तो वही बोल रहा है रॉन्ग रिस्पॉन्सेज, ठीक है। एरर्स अकरिंग ड्यू टू द लैक ऑफ रिस्पॉन्सेज। अब इसमें क्या देखिए, नंबर 3 पॉइंट में कह रहा है एरर्स अकरिंग ड्यू टू द लैक ऑफ रिस्पॉन्स। सम रिस्पोंडेंट्स, कुछ ऐसे भी होते हैं रिस्पोंडेंट्स या इन्फॉर्मेंट्स जो आंसर देने वाले, मे नॉट रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन आयर। कई बार आपने देखा कि क्वेश्चन आयर को या तो फिल नहीं करते या वापस नहीं भेजते हैं। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन दस अकरिंग इंफ्यूजेज एन एलिमेंट ऑफ एरर इन द कलेक्शन ऑफ डाटा। तो इसलिए हमें पूरा डाटा सही से नहीं मिल पाता, जिस वजह से एरर आ जाता है। एरर्स अकरिंग ड्यू टू मिस कैलकुलेशंस। अगर हमने कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल दिए कि जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है तो कैलकुलेशन वो गलत कर देते हैं या छोड़ देते हैं, तो उस वजह से भी एरर आ जाता है। एरर्स अकरिंग ड्यू टू कम्युनिकेशन गैप। जैसे मान के चलिए जब आपस में बातचीत कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन अच्छा मतलब नहीं बैठ पा रहा है, उसमें गैप आ गया, लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है या कोई क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है लोगों को, तो इस तरीके से ये एरर आ जाते हैं। तो यही क्वेश्चन था कि जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो क्या क्या एरर आ सकते हैं या हमें कौन कौन से एरर हैं वो बताने हैं। तो इस तरीके से ये एरर थे, ठीक है। तो अब आपका ये जो चैप्टर है हमने इसको 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया है। ये पार्ट नंबर 3 था, कलेक्शन ऑफ डाटा। अब आपको इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा वो मिलेगा सेंसस एंड सैंपल मेथड। वो भी यही है कि डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं, 2 मेथड है, सेंसस एंड सैंपल मेथड, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। और इसमें आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।